जहां तक आज पूरा देश स्तब्ध है, जो घटना कल हुई है, हम सब लोग के जहन में कई सारे सवाल हैं और आप निश्चित तौर से आप देख सकते हो कि जिस तरीके से अमन चैन बिगड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन आप 4 साल में रिटायर कर दे रहे हो, तो आप सोचो सेना को कमजोर किया है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जातिगत जनगणना ताहिमाम मचा हुआ है। लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी लोगों का बेड नहीं है। सरकार ने कोरोना के बाद कुछ सीखा नहीं, कहीं 50 बेड के भी अस्पताल लखनऊ के अंदर नहीं बनाए। कब हमें ईवीएम की बटन दबाने का मौका मिले और आदरणीय मुख्यमंत्री से हमको निजात मिले। मुझे पूछना, कोई एक काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया और इसका उद्घाटन किया हो। नहीं तो विकास की लहर पहले अखिलेश यादव ने अगर बहाई होती आज के अकॉर्डिंग, तो फिर क्यों हारते 17 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स और आज इस मंच पर हमने आमंत्रित किया है समाजवादी पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता चंचल यादव जी। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आगाज टाइम्स के मंच पर। कैसे हैं? एकदम ठीक हैं। और जहां तक आज पूरा देश स्तब्ध है, जो घटना कल हुई है, हम सब लोग के जहन में कई सारे सवाल हैं और आप निश्चित तौर से आप देख सकते हो कि जिस तरीके से अमन चैन बिगड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल जी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी अगर होनी चाहिए निश्चित तौर से, तो सरकार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। और जहां तक अगर हम बात करें कि इस सरकार में, पहली बात तो मैं व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप देखें तो इस सरकार में अमन चैन बिगड़ा है। अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा भाईचारे का जो जिस तरीके से खाई बढ़ती चली जा रही है, हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ती चली जा रही है, जातियों में जो है एक बहुत बड़ी खाई पैदा होती चली जा रही है। तो ये सरकार ने जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लगातार लड़ाने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं, अगर आज उत्तर प्रदेश की बात करें अगर आप, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है केवल और केवल बांटो और राज करो की नीति पर सरकार काम करना चाह रही है और कहीं पर भी कोई जोड़ने का कोई काम नहीं हो रहा है। आप सोचो, अभी फायरिंग जो हुई है कल कश्मीर में, पहलगाम में, इसके अलावा दूसरी घटना भी आपने देखा होगा, अलीगढ़ में जो है जेएन मेडिकल कॉलेज में फायरिंग हुई है। तो आप कहीं ना कहीं मतलब पूरे देश में अमन चैन पूरी तरीके से ध्वस्त है और सरकार पूरी तरीके से फेल है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लॉ की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो आज ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर आए दिन बड़ी घटनाएं न हो रही हैं। महिलाओं के साथ अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जातिगत आधार पर जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा इतने ज्यादा पैमाने पे बढ़ चुके हैं और ये खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसमें सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, दोनों पूरी तरीके से फेल है। और मैं बता दूं कि जब जब आपने देखा होगा कि ये सरकार में जो लोग भी काम करने वाले लोग हैं, आप सोचिए कि इतनी बड़ी जो घटना हो रही जहां पे 2000 से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे हों और वहां पे कोई पुलिस की व्यवस्था ना हो, कोई सुरक्षा की व्यवस्था ना हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज ये पूरे देश की जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर में इतनी बड़ी घटना हुई, वहां पे कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी, वहां पे लोगों की सुरक्षा एकदम समझिए कि बस केवल भगवान भरोसे थी। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जरूरत जो है कि आज के समय में सरकार को कम से कम नैतिकता के आधार पर, मैं तो ये कह सकता हूं कि नैतिकता के आधार पर आदरणीय अमित शाह जी को रिजाइन कर देना चाहिए। आज अमित शाह इसी को लेकर बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है इस बैठक के बाद जो ये मुद्दे उठ रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, ये कम होंगे? क्या इससे पहले कोई हमला नहीं हुआ? क्या बैठक नहीं हुई? देखिए, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इस बात के जिक्र करते हैं कि जो देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे पे हम जो है जो हमारे जो विदेशी ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए सरकार के साथ सदैव खड़े रहते हैं। सरकार का काम है कि कम से कम, जैसे जब आपने कहा था कि नोटबंदी हुई तो सरकार ने कहा कि जो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। आर्टिकल 370 की बात हुई, उन्होंने कहा आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारे सेना में जवान शहीद हो रहे हैं, जिस तरीके से ये घटना हो रही है और आए दिन घटनाएं हो रही हैं, और इससे सरकार कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। और मैं बता दूं, एक सबसे बड़ा कारण यह है
कि जिस तरीके से सरकार सेना को कमजोर करने का काम की है पिछले 10 सालों में, अगर आप देखें जिस तरीके से अग्निवीर ला करके सेना के मनोबल को गिराने का काम किया है। आप सोचो, जो 4 साल का जो सेना को जो जवान होगा उसकी नौकरी निश्चित नहीं है, वो तो अपनी नौकरी के चक्कर में पड़ा रह जाएगा। 4 साल में तो बहुत सारे ऐसे, हम लोग के यहाँ समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ है, वो लोग अक्सर करके इस बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी हमारे जो ट्रेनिंग्स होती हैं जो 4 साल तक ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन आप 4 साल में रिटायर करते रहो। तो आप सोचो, सेना को कमजोर किया है। इसके कारण भी जो सेना में कमी आई है, सैनिकों की भी कमी आई है, इसका भी एक प्रमुख कारण है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए और जिस तरीके से अग्निवीर व्यवस्था है इसको तत्काल प्रभाव से खत्म करके, इसको तत्काल प्रभाव से जो हमारी पहले व्यवस्थाएं थी उनको रेगुलर करें और जो है सेना में जो है बड़े पैमाने पे अमूल परिवर्तन की जरूरत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है सेना का भी जो है आपने देखा होगा प्राइवेटाइज करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा एयरपोर्ट, पहले आप जाते रहे होंगे एयरपोर्ट पे जो सेना के जवान होते थे पहले, अब इंटरनल जो सिक्योरिटी है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो प्राइवेट सिक्योरिटीज है। बाहर की सिक्योरिटी जो है आपकी सरकारी से, मतलब आपकी जो पैरामिलिट्री की सिक्योरिटी लगी रहती है। तो ये बहुत कई सारी चीजों में जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग गलत है। सेना को कमजोर करने का काम कतई नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा सदन के अंदर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर से अग्निवीर की जो है मुखालफत करी थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अग्निवीर से जो है हमारे सेना की ताकतें जो है और हमारे सेना कमजोर हो रही है। देखिए चंचल जी, अभी ये अग्निवीर का मुद्दा नहीं है, ये है मुद्दा, गंभीर मुद्दा है। इस पर चर्चा ना होकर इस पर क्यों विपक्ष बात नहीं करता है? क्या कोई ये देश या यहाँ की जनता किसी एक पार्टी की है? क्या अखिलेश जी कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं करते, या इस देश की जनता के लिए क्या वो ऐसे कदम नहीं उठा सकते कि भला हो जनता का? नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं कि जब श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री बने थे, उन्होंने देश के जवानों के लिए बड़े पैमाने पे काम किए। देश के जब कोई जवान शहीद होता था उसकी बॉडी घर नहीं आ पाती थी। श्रद्धेय नेताजी की देन है कि कम से कम वो बॉडी जो है आज से घर तक सम्मान पूर्वक डीएम और एसपी की अध्यक्षता में उसका दाह संस्कार होता है। कम से कम उस परिवार को प्राउड फील होता है। ये सेना में जैसे कि मतलब प्राउड फील करने का उन्होंने काम किया था। और जब भी मौका मिला समाजवादी पार्टी को, जब भी गठबंधन में सरकार ने, श्रद्धेय नेताजी रहे, उन्होंने कई बड़े काम किए सेना को लेकर के। और मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी का एकदम स्टैंड क्लियर है। वो सरकार के जो भी फैसले होंगे, जो उस फैसलों के साथ है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इसलिए मैं जरूर ये कह सकता हूं कि विपक्ष ना पक्ष की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देश जो है पूरा एक है और पूरे देश की जो व्यवस्था है वो एक होनी चाहिए। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए, ना कोई धार्मिक आधार पे बात होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से मीडिया ट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल जो है, जहां पर लोगों के घाव पर मरहम लगाने की जरूरत है, वहां पे आप जाति धर्म देख रहे हो। आप वहां पे पूरा आप देखो, पूरी सोशल मीडिया उठा के देखो आज समय क्या हाल बना रखा है इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। बीजेपी आईटी सेल तो इस स्तर पे उतर गया है कि बस केवल और केवल जाति की बात कर रहे हैं। नहीं, जात की बात तो अखिलेश यादव भी करते हैं, पीडीए हमेशा करते हैं, तो जात की बात तो वो भी करते हैं। पीडीए जाति की बात नहीं है, आप समझिए। पीडीए जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, अगड़ा, आधी आबादी, अधिवक्ता सब लोग आते हैं। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, उन लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है पीडीए, उसकी बात हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। पीडीए की पूरी परिकल्पना यह है कि आपने देखा होगा 2024 में ही जब पीडीए ने अंगड़ाई लिया था तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार का मुंह का सामना करना पड़ा था। आज अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में आज के समय में पीडीए के लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और पीडीए के लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में जो इसका परिणाम आएगा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात अभी देश की है, देश के लिए हम सब लोग एक हैं, पूरा विपक्ष एक है, इसको बांट के नहीं देखना चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग जो है ये संदेश देने का काम कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की बात कर रही है, यही तो चाहते हैं आतंकवादी, वो यही तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़े आपस में, वो संदेश देना चाहते हैं। उसी संदेश को बीजेपी फैलाने का काम कर रही है। ये फैलाने की क्या जरूरत हमें तो लोगों को जोड़ने की जरूरत है। एक संदेश देना चाहिए कि हिंदू मुसलमान एक है, हम पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं, तो हम इन सब बातों के चक्कर में क्यों पड़े। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखें बीजेपी के शासन में ही पुलवामा अटैक होता है, बीजेपी के शासन में ही संसद भवन पर हमला होता है, अक्षरधाम पर हमला होता है। ये जितने बड़ी बड़ी घटनाएं होती है बीजेपी के शासन में ही होती है। तो कम से कम बीजेपी के लोगों को ये जरूर, जो शासन सत्ता में बैठे हैं, उन्हें एक बार आत्म मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये कई सारे वाजिब सवाल हैं जो जनता के मन में हैं। आपने अभी जातिवाद का मुद्दा उठाया,
अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों और ठाकुरों से इतना नफरत क्यों करती है? अभी आपने देखा होगा अखिलेश यादव का एक बयान आया, उससे पहले भी उन्होंने कहा कि एसटीएफ को कहा था स्पेशल ठाकुर फोर्स। क्यों भाई, क्यों इतनी नफरत करते हैं? कोई नफरत नहीं है। समाजवादी लोग हमेशा प्यार मोहब्बत के पैगाम की बात करते हैं और हमेशा जो है अमन चैन की बात करते हैं। कभी भी कोई जातिगत आधार पे अगर आप देखें, कोई जातिगत आधार पे कोई अगर काम हुआ समाजवादी पार्टी का, आप मुझे बताइए। चाहे वो लैपटॉप वितरण की बात रही हो, एक सरकार थी जो नौजवानों के हाथ में लैपटॉप वितरण कर रही थी। एक सरकार है जो आज के समय में लोगों के हाथ में तलवार त्रिशूल बांट रही है। ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एम्बुलेंस चली, जो गांव का गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिसको कभी गाड़ियां नहीं मिल पाती थी, अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी तलवार थमा रही है? कैसे कह सकते हैं? कड़ी सेना के लोग कौन हैं? आप मुझे बताओ ना, कौन लोग हैं ये बीजेपी के लोग ही तो हैं, उससे बीजेपी के पदाधिकारी हैं। आप बता दो, अभी कोई प्रोग्राम कड़ी सेना को उठा के देख लो, 99% बीजेपी के लोग मिलेंगे आपको। दूसरी बात, ये फर्जी सेना है, कुछ भी इसमें नहीं है। मैं बता दूं कि आप सोचो कि एक ऐसे नेता जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है इन इंडिया, उसके नेता को, जो करोड़ों असंख्य लोगों के युवा दिलों की धड़कन है, जो लोग जो है मानते हैं, उनको आप बताओ कड़ी सेना का एक कोई आदमी कहता है, कोई एक उनका कार्यकर्ता कहता है, नेता कहता है, और सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है, कह रही सरेआम गोली मार देंगे, कोई कहता है जीप काट लेंगे। आप बताओ उत्तर प्रदेश में दिया गया नहीं, आप बताओ मोहन चौहान गिरफ्तारी हो गई, कब गिरफ्तारी हुई? जब काफी दिनों के बाद। आप सोचिए वो क्यों कह पा रहा है, वो कौन लोग बढ़ावा दे रहे हैं उसको। आप सोचो कि वहां पे जो रामजीलाल सुमन जी के घर पे, आदरणीय रामजीलाल सुमन जी के घर पे जिस तरीके से कड़ी सेना के लोगों ने अटैक किया, वो भी चैलेंज के साथ अटैक किया। आप बताओ क्या लॉ एंड ऑर्डर है क्या उत्तर प्रदेश में? ये पूरी तरीके से जंगल राज नहीं है क्या? आप बताओ, एक सांसद जो वरिष्ठ नेता है और पिछड़े दलित समाज से आते हैं, उनको उनसे इतनी ज्यादा नफरत है, तो नफरती कौन है? समाजवादी लोग कभी नफरत की बात नहीं करते हैं। समाजवादी लोग हमेशा सबको जोड़ने की बात करते हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी का, आप ब्राह्मण की नफरत की बात कर रहे हो, आप देखो एशिया का सबसे बड़ा जनरल मिश्रा पार्क, कोई अगर आदमी अगर ये कहे ब्राह्मण से नफरत की बात कर दे, तो आप जाकर एक बार चले जाओ, जो भी व्यक्ति जनरल मिश्रा पार्क जाता है, वो अपने आप एक बार मन से, दिल से आवाज निकलती है, अखिलेश यादव जिंदाबाद। उसके मन से आवाज निकल जाती है कि भाई इतना वीआईपी पार्क कौन बना सकता है? वो एक समाज और एक वो सही समाजवादी सोच का व्यक्ति ही बना सकता है। वो बात सही है आपकी, लेकिन खुद अखिलेश यादव भी तो बोलते हैं ना कि सिंह भाई की यहाँ पर बात हो रही है, उनकी भर्ती हो रही है, थाना अध्यक्षों में मैनपुरी हो या फिर आगरा हो, यहाँ पर थाना अध्यक्षों में सिर्फ ठाकुरों की भर्ती हो रही है। नहीं देखिए, मैं बता दूं आपको, जैसे बीजेपी के लोग आरोप लगाते रहते थे सपा के समय में, जबकि झूठे आरोप थे। अभी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आप बता दो 86 में 56 की जो बात करते थे, आप टेबल करो। आज तक टेबल नहीं कर पाई बीजेपी, और आज तक उसके पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि झूठ है वो, और झूठ नैरेटिव गढ़ा गया, एक लोग प्रोपेगेंडा चलाया गया यादव समाज के खिलाफ। आप सोचो आज के समय में अगर आप देखो, थानों की स्थिति देख लो आप, मैं बता दूं 60 to 70% एसएचओ आपके एक ही जाति के लोग हैं। ये हर कोई जानता है, डेटा है बाकायदा इसके। आप कोई जिला चेक कर लो, आप लोग तो मीडिया के लोग हो, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा चेक करने के लिए। आप लखनऊ में बैठे हो, लखनऊ चेक कर लो, मेरे आजमगढ़ जिले का चेक कर लो, आप आजमगढ़ जिले का चेक कर लो, आपको मालूम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। लेकिन एक बात सच्चाई बता दूं आपको कि ये सरकार केवल हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब आप आए थे, तो आपने कहा था कि हम आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2022 तक गंगा सफाई कर देंगे। आपने क्या काम किया? आप उन मुद्दों पे चर्चा भी करना चाहते हो क्या? आज आप सोचो कि डीजल पेट्रोल के दाम, आज क्रूड ऑयल अगर हम देखें पिछले 47 महीनों में रिकॉर्ड निचले स्तर पे आ गया क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन आप बताओ कि डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ? आप तो नारा दिए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज बताओ कौन सा बीजेपी का नेता है जो इसके घर में 1100 रुपए का गैस सिलेंडर पहुंचता होगा तो बीजेपी उसके परिवार के लोग उसको डांटते नहीं होंगे कि बताओ तुम कौन सी पार्टी की नेतागिरी कर रहे हो कि 400 वाले गैस सिलेंडर को आपने 1100 पहुंचा दिया। आप पूछना, बीजेपी को नेता आपके पास आएगा, उससे पूछना कि आपको कैसा लगता है जब 400 रुपए गैस सिलेंडर जब आपके घर में पहुंचता है 1100 रुपए में, तो आपको कैसा फील होता है? क्या आपके घर में डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? वो दिल की आवाज से निकलेगी, डांट पड़ती है। मैं बता दूं, आज अगर आप जब डीजल पेट्रोल भराने जाते हो तो आपको ये फील होता होगा कि बताओ हम कौन सरकार में जी रहे हैं जहां पे क्रूड ऑयल की कीमत कितनी नीचे स्तर पे जाके गिर गई है, लेकिन फिर भी हमें डीजल सस्ता नहीं मिल पा रहा है। तो कई सारे वाजिब सवाल हैं। आप बता दो कि आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, विश्वविद्यालयों में आदमी अब बच्चों को पढ़ाना ही सोच पा रहा है। मैं बता दूं कि जो हमारे आजमगढ़ में कई से कॉलेज हैं जहां पे एडमिशन के लिए सोर्स लगाने पड़ते थे, विधायकों सांसदों के पास लोग फोन करते कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। आज उन स्कूलों की सीटें नहीं भर पा रही।
आप देश को लाके कहां पे खड़ा करती हो? आप शिक्षा के स्तर को लाके कहां खड़ा करती हो? महंगाई कहां पे जाके खड़ी हो गई? आज भ्रष्टाचार की अगर हम बात कर लें तो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी नेताओं पर लगाए, वो सारे के सारे नेता बीजेपी में जाके शामिल हो गए, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। कईयों की तो हजारों हजार करोड़ की संपत्ति अटैच कर रखी थी ईडी ने, लेकिन जैसे बीजेपी ने शामिल हो गए, वो सारी की सारी संपत्ति जो है रिलीज कर दी गई। तो ये बीजेपी का चाल चली चेहरा जनता पूरी तरीके से जान चुकी है और समझ चुकी है। आने वाले समय में आप देखोगे इनको सबक सिखाने का काम करेगी। 27 में क्या माहौल देखने को मिला, लगता है क्या अखिलेश यादव इस बार? 27 में पीडीए पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने जा रहा है और पीडीए उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। क्या कुछ अलग तरीके से रणनीति है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अखिलेश यादव जी या पार्टी बना रही है जिसकी मात खा जाए बीजेपी? एकदम देखिए, सबसे पहले तो पीडीए के ही रणनीति पे बीजेपी मात खा चुकी है और हम लोगों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है लोकसभा चुनाव में, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम लोग आज के समय में देखें, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी में लोगों के पास बेड नहीं है। सरकार ने कोरोना के बाद कुछ सीखा नहीं, कहीं 50 बेड के भी अस्पताल लखनऊ के अंदर नहीं बनाए। आपको मैं बता दूं, लोहिया कभी आप आइए, मैं लोगों का इलाज कराता हूं लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में। आप देखोगे अगर 10 बेड में लेटने वाले होंगे तो 4 से 5 मुख्यमंत्री जी के आसपास के जिले से लोग हैं। आप जबकि आपने एम्स बना दिया वहां पे, तो एम्स क्यों नहीं काम कर पा रहा आपका मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं काम कर पा रहे? एक तरफ आप पूरे प्रदेश में ये हवा खड़ा करते हो, पूरे देश में होर्डिंग लगाते हो कि हमने 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए, तो सब झांसेबाजी जुमलेबाजी है ये सब। और जनता इनके झांसेबाजी से जुमलेबाजी से तंग आ चुकी है, भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, महंगाई से तंग आ चुकी है। वो मैं सच बता दूं, उत्तर प्रदेश में इंतजार लोग कर रहे हैं कि कब चुनाव हो, कब हमें ईवीएम की बटन दबाने का मौका मिले और आदरणीय मुख्यमंत्री से हमको निजात मिले। ऐसा है। अच्छा, ये जो हिंदू मुस्लिम की अभी आग भड़की है और फिर जो ये हमले हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, ये वक्फ बोर्ड संशोधन जब से पारित हुआ तब से हो रहे। आप वक्फ बोर्ड संशोधन जब से पारित हुआ है क्या सोचते हैं और ये क्यों आखिर क्यों इतना विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है? देखिए, विपक्ष का जो विरोध है वाजिब विरोध है, क्योंकि बीजेपी का संविधान में कोई विश्वास नहीं रह गया है और लगातार बीजेपी इस बात के लिए प्रयास कर रही कैसे संविधान को कमजोर किया जाए। और आपने कहा कि वक्फ के विरोध के बाद जो ये चीजें बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। आप देखो, इसके पहले जो घटनाएं हुई हैं, इसके पहले जो भी घटनाएं हुई हैं, आप देखो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर जाति के आधार पर पक्षपात न हो रहे हो और महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहे। बड़ी बड़ी घटनाएं, और अगर वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, आपने देखा बीएचयू आईटी की लड़की के साथ दरिंदगी हुई। आपने अभी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जब वाराणसी आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री से ना पूछ करके, चूंकि मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं उनको है, उन्होंने डीएमएसपी से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या हुआ था, वो जानकारी डीएमएसपी से ले रहे हैं। और आप सोचो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आप सोचो एक महिला के साथ 19 लोगों ने जो है दरिंदगी करी, लेकिन आप बताओ सरकार क्या कार्रवाई कर पा रही है? और सरकार तो आप सोचो, जो एक बिटिया की वीडियो आपने आई होगी, देखा होगा आपने, किस तरीके से उस बिटिया की किताब जो है सरकार जलाने का काम कर रही है। उससे घर जला दिया, किताब वो लेके बिटिया भाग रही है। और हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बिटिया को पुस्तक और बैग और किताब देने का काम किया, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई का भी जिम्मा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लिया। तो एक तरफ वो सरकार खड़ी है जहां पे लोगों की किताबें छीन रही है, एक तरफ विपक्ष है, और विपक्ष के एक ऐसे नेता हैं जिनमें हर पार्टी, जो हमारा इंडिया अलायंस है, सबका विश्वास है और अटूट विश्वास है कि अगर उस उत्तर प्रदेश को लीड कर सकता है, और जैसे कि 2012-17 की सरकार में जो विकास हुआ है वैसा विकास कोई कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। क्योंकि हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है, अगर आप देखो आज के समय में तो उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई आपके समय में इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगा, इतना संजीदा और सबको साथ लेके चलने वाला। विपक्ष के लोग भी गाए बगाए इस बात की बात करते हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की ऐसी परिपाटी रही है, श्रद्धेय नेताजी के बारे में आपने देखा होगा, चाहे हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में विपक्ष भी इस बात की तारीफ करता है कि जो उनके विपक्ष में, हमारे विपक्ष में, वो लोग भी तारीफ करते रहते हैं कि भाई एक ऐसे नेता जिन्होंने विकास की गंगा बहाई उत्तर प्रदेश में। लखनऊ के अंदर अगर आप देखो, मैं तो कहता हूं बीजेपी के लोगों से कोई एक काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो।
आप अगर यहीं से स्टार्ट करो आपके पास से ही, तो आपको गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के मेट्रो से लेकर के एशिया कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका एशिया एक्सप्लोरा जनस्तर मिश्रा पार्क है, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, अमूल का प्लांट है, पराग का प्लांट है, एसीएल का कैंपस है जिसमें 6000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो लुलू का मॉल है, उसके और आप आगे बढ़ोगे तो प्लासियो है और अवध सिलगुराम है। उसके आगे बढ़ोगे तो आप जो है डायल 100 की बिल्डिंग है, हाईटेक पुलिस मुख्यालय है, और इसके आप और आगे बढ़ोगे 200 बेड का मास्टर अस्पताल है, लोहिया के अंदर अंकोलॉजी भवन है, लोहिया का एक्सटेंशन है, एकेडमिक ब्लॉक है, पीजीआई के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग है, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग है। आप और आगे बढ़ोगे तो लोक भवन की बिल्डिंग है। आपने देखा होगा कि जेपीएनआईसी की बिल्डिंग, इतने टॉप क्लास की बिल्डिंग बनी है जेपीएनआईसी की। जब आप जाओगे उसके अंदर, मैं सच बता दूं तो आप चले जाओगे तो आपको लगेगा कि कोई इंटरनेशनल लेवल की व्यवस्थाएं हैं, इंटरनेशनल लेवल की स्विमिंग पूल है और ऑल वेदर स्विमिंग पूल्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी मतलब ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने किए। मैं अभी ऐसे सैकड़ों काम आपको नहीं बता पा रहा हूँ। विद्युत नियामक आयोग की बिल्डिंग है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, मतलब मेरे जुबान में सैकड़ों ऐसे काम है। आपके हिसाब से अखिलेश यादव ने विकास की लहर बढ़ाई? जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आप कभी पूछना बीजेपी को नेता आएगा मुझसे पूछना कोई एक काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया और जिसका उद्घाटन किया हो। नहीं तो विकास की लहर पहले अखिलेश यादव ने अगर बहाई होती आपके अकॉर्डिंग, तो फिर क्यों हारते 17 में? ये देखिए 17 का जो मुद्दा था, आपने कई सारी बातें उस पर आई होंगी, आपने भी चर्चा किया होगा। 17 में बीजेपी ने जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम किया वो सर्वविदित है, वो हर कोई जान रहा है। 2022 में आपने देखा होगा जिस तरीके से इन लोगों ने एक मतलब झूठा नैरेटिव गढ़ा, 2024 के परिणाम ने बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर किया है। और आने वाले समय में आप देखोगे, क्योंकि अब लोग तंग आ चुके हैं। भाई सिंपल सी बात है, कांट 40 बार नहीं चढ़ती है, और बीजेपी के लोग इस बार सत्ता से बाहर जाएंगे तो कई साल तक नहीं आएंगे। अब जैसे कहते हैं ना कि बीजेपी वाले कहते हैं कि हम कई बार चुनाव हार चुके हैं, भाई हारे तो आप भी हो कई बार। आप देखो 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, 5 चुनाव तो आप भी लगातार हारे, 2024 भी हारे हो आप यूपी में। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी 27 में बहुत बड़े मार्जिन से, मैंने बताया कि ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अभी तक के हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी जीत कोई नहीं होगी जितनी बड़ी 27 में जीत होने जा रही है। कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं, हर वर्ग हर तबका परेशान है। आप बताओ, जो आप मीडिया से हो, क्या आज के समय पत्रकारों पर हमले नहीं हो रहे? आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और आज के समय अगर आप देखो तो पत्रकारों के ऊपर से बात कर लो, आप मीडिया की बात कर लो, आज के समय लव जो हमारे आजाद नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुकदमे आप देखते होंगे अक्सर करके, बहुत सारी घटनाएं आपके सामने हैं। तो इसलिए आपकी लड़ाई भी समाजवादी लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो गांव का व्यक्ति है, जो गांव के लोग हैं, वो परेशान है, बुजुर्ग, महिलाएं, चाहे वो नौजवान है। आप बताओ, जो इलाहाबाद लोग तैयारी करने जाते थे, प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ, बच्चे कम तैयारी करना शुरू कर दिए। क्यों तैयारी करें? नौकरियां है नहीं। जो नौकरी आती है उसके पेपर लीक होते हैं, और एक नौकरी आती है 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं उससे क्लियर होने में। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर समाजवादी लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रमुख मुद्दे मैंने बताया, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय की बात है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर, ये प्रमुख मुद्दा जो बीजेपी के लोग केवल हवा खड़ा करते हैं कि हमने जो है बहुत अच्छा काम कर लिया है। आप सोचो, गांव गांव जब पुलिस पहुंचाने का काम किसने किया? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। नहीं तो पहले पुलिस का मजाक बनता था कि पुलिस, चोर की गाड़ियां हाईटेक होती हैं, चोर भाग जाता है, पुलिस पास गाड़ियां नहीं होती हैं। लेकिन आप सोचो, ऐसा कोई थाना, ऐसा कोई रूरल सेक्टर के थाने जहां इनोवा, स्कॉर्पियो, सफारी, सारी गाड़ियां लग रही हैं। चंचल जी, रेखा गुप्ता ने तो माफी मांग ली, उन्होंने टोटी चोर कहा अखिलेश यादव को, माफी मांग ली, लेकिन सुमन ने क्यों नहीं मांगी? उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया, उस पर भी विरोध है, लेकिन अभी तक वो माफी नहीं मांगी। देखिए, आदरणीय सुमन जी ने, उन्होंने बस इतिहास के पन्नों को पलटने का काम किया था, और उन्होंने माफी किस बात की मांगनी है? वो आप मुझे बताओ, उन्होंने कुछ गलत, अगर आप देखो क्या गलत उन्होंने कह दिया? उन्होंने ये बात कही कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप सोचो आज के समय में जिस परिवार से दिया कुमारी आती है, उस परिवार ने भी तो गद्दारी करी है। जय सिंह, आप उनको डिप्टी सीएम बना के बैठा रखे हो। उन लोगों ने, जो लोग जो है राणा प्रताप के साथ गद्दारी करी, जिन लोगों ने शिवाजी महाराज साथ गद्दारी करी, उनको आपने शासन सत्ता में बैठा रखा है। तो गद्दार कौन है? सवाल उन्होंने ये किया, और उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटने का काम किया। और बीजेपी अपने को गद्दार क्यों मान रही है? मैं नहीं पूछना नहीं चाह रहा हूँ क्यों मान रही है अपने आप को। मैं तो ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो इतिहास में चीजें दर्ज हैं उन्होंने उसका जिक्र किया है। और आज की बात करो ना, आप जिस तरीके से आपने सामाजिक न्याय का गला घोट रहे हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला करते हो लगातार, आपने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में घोटाला करते हो। आप देखो, कोई ऐसी भर्ती नहीं है जहां पे आपने बेईमानी ना करी हो।
ऐसी कोई भर्ती आप देख लो जहां पे आपने बड़े पैमाने पे मान्य करी हो। तो ऐसे कई सारे वाजिब सवाल हैं। पिछड़ा समाज पूरी तरीके से जाग चुका है। पिछड़े समाज में जो बीजेपी के नेता हैं उनकी भी हैसियत नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर कुछ बोल दें। जिस दिन बोल देंगे उनकी कुर्सी हट जाएगी। जो कुछ लोग स्टूल मंत्री भी उनकी भी स्टूल हटा दिए जाएंगे। तो आज के समय में ये सवाल है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो बीजेपी के जो SC ST जो हमारे OBC के नेता हैं उनकी भी कोई कद्र नहीं है, इसलिए उनकी भी लड़ाई सफारत की लड़ रहे हैं। ओके, आप एक समाज सेवी भी हैं और फिर राजनीति में कैसे आए, कैसे ख्याल आया आने का, और फिर समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा और वहीं से जो है मैंने छात्र राजनीति में हम लोग रहे और 2006 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2006 में जब 2003 में हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो छात्र राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया कि श्रद्धेय नेताजी ने एक वादा किया था, जिस समय मैं शपथ लूंगा उसी दिन मैं छात्र संघ को बहाल करूंगा। और मैं उसी समय से मैं तो बचपन से ही फैन था। हमारे पिताजी बहुत बड़े माननीय श्रद्धेय नेताजी के बहुत बड़े अनुयायी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के चौराहे चट्टी पर लगातार इस बात मुलाकात हुई मुलायम जी से? कई बार मुलाकात हुई है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे नेता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहा है, श्रद्धेय नेताजी का। और मैं बता दूं कि एक समय नेताजी की मृत्यु से ठीक 20-25 दिन पहले मैं दिल्ली में नेताजी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मैं उस दिन को मैं हमेशा ये मानता हूं कि मेरे जीवन का मुलाकात थी आपकी। वो आखिरी मुलाकात थी, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। और नेताजी ने, मुझे याद है कि उन्होंने ऐसे करके जब हम लोग बोला कि कहाँ आजमगढ़, तो उन्होंने ऐसे कहा, तो उन्होंने ये इशारा किया कि लगे रहो। तो ये कहने का मतलब ये जोश जो जज्बा है वो हम लोगों के लिए एक तरीके से ऊर्जा प्रदान करता है। और छात्र राजनीति के बाद मैं MBA किया, MBA के बाद लॉ किया मैंने। फिर उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी उससे हम लोग लगातार देख रहे थे कि छात्रों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, जो भी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में रही। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 2007 में जब MBA करने गया मैं किसान परिवार का बेटा, और मैं जब देखा कि हमारे क्लास में जो बच्चों के पास लैपटॉप थे, बहुत सारे बच्चों के पास, तो हम लोग सोचते थे कि काश हमारे हाथ में लैपटॉप होता। वो समय मुझे याद है। और बता दूं कि जो गांव का जो गरीब किसान का बेटा बेचारा लैपटॉप सोच नहीं सकता था, एफर्ट नहीं कर सकता, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस झोपड़ी तक लैपटॉप पहुंचाने का काम किया। आप बताओ, हमें तो बड़ा फक्र होता है कि हम एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता के अंडर में काम करने का मुझे मौका मिला है। मैं सच बताऊं कि ऐसा नेता पूरी दुनिया में कोई आप नहीं पाओगे। जो विराट हृदय आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर बसता है वो बहुत बड़ा हृदय है। आपने अक्सर करके देखा होगा, अक्सर करके कहते हैं दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है। एक जो ये लाइन हर कोई नेता बोलता है कि दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा विराट हृदय है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में रहने के बावजूद भी उनका हृदय कितना संवेदनशील है कि वो कोई घटना घटती है, कोई गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जनरल में गरीब, कोई गरीब हो, अगर वो पीड़ित है तो उसकी आर्थिक मदद भी करने का काम करते हैं, उसकी सामाजिक मदद करने का काम करते हैं, वो हर तरीके से उसकी राजनीतिक मदद करने का काम करते हैं। वो सबको साथ लेके चलने की जो खूबी है, हम सच बता दें कि आने वाले समय में आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि देश की जो सबसे बड़ी कुर्सी है उस पे आदरणीय अखिलेश यादव जी विराजमान होंगे, क्योंकि वो उस लायक है उस सोच के लिए। और देश, आप देखो पूरे देश जो है, जो भी हम लोग बात करते हैं देश तरक्की करने की बात करते हैं, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मौका मिले 5 साल के लिए, तो मैं बताऊं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगा हमारा हिंदुस्तान। अखिलेश यादव जी से आखिरी बार मुलाकात कब हुई और क्या कुछ बातें हुई? मुलाकात तो अक्सर करके होती रहती है, हम लोग इसे प्रोग्राम में जाते रहते हैं। डिंपल भाभी से क्या कैसे रिश्ते हैं आपके? भाभी जी से भी मैं 3-4 बार मिला हूँ और हम लोग प्रवक्ताओं की मीटिंग होती है तो उसमें भी भाभी जी का आशीर्वाद मिलता है। बहुत ही बेहद संजीदा और इतनी मतलब व्यवहारिक और दोनों में सबसे अच्छा व्यवहार किसका है, भाभी जी का, डिंपल भाभी का, या फिर अखिलेश जी का? मैं सच बताऊं कि मैं तो दोनों लोगों का मैं सोचता हूं कि मतलब अगर देखा जाए तो जो एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आशीर्वाद प्यार से नहीं मिलता है दोनों लोगों से, एक हर एक नौजवान को मन में जो ऊर्जा पैदा करता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी, आप देखो कभी अखिलेश यादव जी कहीं जाते हैं तो असंख्य लोग क्यों इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि इतना लोगों को जोड़ते हैं, मतलब वो कनेक्ट करते हैं और हर एक व्यक्ति का नाम जान जाते हैं। अगर एक बार आपसे मिल लिया तो आपका नाम जान लिए तो आपका नाम लेके बोलते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है किसी नेता के अंदर। मैं सच बताऊं कि ये बहुत ही अद्भुत है, अद्वितीय है।
ये बिरले ही कोई हिंदुस्तान के नेता आप पाओगे। ये खूबी श्रद्धेय नेताजी के अंदर थी और ये पूरी तरीके से विरासत जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर मिली है कि जो भैया एक बार जिसको मिल लेते हैं उसका नाम जान जाते हैं और बाय नेम बाय फेस उसको बखूबी पहचानते हैं। और ये खूबी काफी हद तक हमारी भाभी जी के अंदर भी है और निश्चित तौर से दोनों लोगों का बहुत विराट हृदय है और लोग मतलब दुख सुख में एक दूसरे की मतलब जो है बहुत मदद करने का काम करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रहता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता हमारा है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेके क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत सदस्य से लेकर के आप समझो कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां पे हमारे जो है बड़े पैमाने पे चाहने वाले लोग ना हो आदरणीय अखिलेश यादव जी के। आपने देखा होगा सैनिक प्रकोष्ठ हमारा है, इतना बेहतरीन काम कर रहा है और वो समाजवादी पार्टी के प्रति इतना आस्थावान रहता है क्योंकि सेना के लिए वो लोग कहते हैं, सेना के लोग जो रिटायर्ड हैं लोग कहते हैं कि अगर किसी ने सेना के लिए अगर काम किया है तो श्रद्धेय नेताजी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, क्योंकि नहीं तो पहले लोगों की बॉडी नहीं आ पाती थी घर पे। और सोचे कितनी मतलब कितनी दुख की बात थी कि जो हमारे देश के लिए शहीद होता था उसका दाह संस्कार उससे घर पे नहीं हो पाता था, उसके संदूक में से कपड़े भर के आते थे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन जब एक किसान परिवार का बेटा और जो जमीन से, इसलिए नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता है, और श्रद्धेय नेताजी ने जब वो देखा कहा नहीं कुछ भी हो जाए चाहे कितना भी बजट लगेगा लेकिन हमारे देश का जो जवान जो हमारी रक्षा करने का काम करता है उसकी बॉडी जो है कम से कम उससे घर पे दाह संस्कार उसके घर पे हो, उसके पैतृक गांव में हो और वो बड़े पैमाने पे डीएम की अध्यक्षता में हो, एसपी की अध्यक्षता में हो, कम से कम उस दिन जो है पूरा जिला जान जाता है, पूरा प्रदेश जान जाता है कि कोई नौजवान शहीद हुआ है। ओके। सबसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर एक प्रवक्ता को, हर एक नेता को, बड़े अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े किसी नेता से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पार्टी से या अखिलेश जी से? देखिए राजनीति में जो है मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि वृक्ष कबहु ने फल भके नदी ने संचय नीर परमारथ के कारणे नेता धारा शरीर। अगर आप राजनीति में आए हो तो आपके पास किसी पद की आपको लालच नहीं होनी चाहिए, आपको आपके अंदर मन के अंदर लालच नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल भी हो सकता है और मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बस मुझे ये सानिध्य प्राप्त है कि मुझ जैसे एक सामान्य परिवार के बेटे को, मतलब मेरे पिताजी साइकिल चला करते थे, लगातार प्रधान रहे, मुझ जैसे सामान्य परिवार के बेटे को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने बड़े पद पे पहुंचाया। और मैं बता दूं कि आज लोग जब मैं जाता हूं तो लोग देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बता दूं कि हम लोग लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश है उस पर काम करने का काम करते हैं और जो पार्टी का विजन है और जो हमारा पीढ़ी की जो परिकल्पना है उसको हम लोग मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ जमीन पे। जैसे मैं लोहिया में लोगों का इलाज कराता हूँ तो गांव से कोई किसी भी जाति का हो, कहार कुहार बड़े कटीर देव किसी जाति का, अगर वो जैसे कि हमारे यहाँ 2 लड़के हैं, 2 लड़के रख रखा हूं मैंने, उनके नंबर लगवाना है, उनकी जो है ऑपरेशन की डेट फिक्स करनी है, उनको पैसे नहीं है तो उनको घर तक पहुंचाना है, अगर उनको रहने की व्यवस्था करनी है, उनके लिए जो भी मतलब जो उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है वो सब व्यवस्थाएं कराने का काम करते हैं। और मैं बता दूं कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो एक उन्होंने स्कीम चलाई थी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर वो मेजर डिजीज है तो उसमें मदद करें। जो विधायक हो, सांसद, उन्होंने एक अलग से निधि बना रखी थी। वो उस मदद से हम लोग जो है जनता का इलाज कराने का काम कर रहे हैं। और आम जनमानस में वो कोई समाजवादी पार्टी की विचारधारा किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज से ऊपर उठ करके ये काम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे 7, 8, 10 लोगों को मैं दिखवाता ना हूं और 2-4 लोग भर्ती ना होते हों। और जो निश्चित तौर से विपक्ष मजबूत होता है तो शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो काम भी अच्छा करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में बहुत सारी कमियां होती है, हम लोग बराबर उस बात को मुखरता से उठाते हैं और उसको दूर करने का भी काम करते हैं वो लोग। लेकिन एक बात तय है कि आज के समय में मेडिकल की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में छोटे छोटे ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं। आपको सुन के हंसी आएगी कि मतलब जैसे छोटे छोटे ऑपरेशन, जो सामान्य ऑपरेशन जो गली मोहल्ले में लोग कर देते हैं, वो ऑपरेशन तक मेडिकल कॉलेजेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है आज के समय। इसीलिए लोहिया पीजीआई केजीएमसी में इतना ज्यादा लोड है, आसपास के जिलों से लोग आते हैं, बेड नहीं मिल पाता है। और ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे सैकड़ों लोगों की डेथ इस वजह से हो जाती है कि उनको बेड नहीं मिल पाता है। लखनऊ के अंदर बता रहा हूं केवल, आप भी जान लीजिए, जो अगरवाल जिलों से आते हैं। इसलिए मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि मुझे बहुत गर्व है अपने नेता के ऊपर और उनके जो गाइडेंस हैं वो हम लोग जो है उनको फॉलो करके और
उनके विजन को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में किसी भी सूरत हाल में उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। एक एक कार्यकर्ता और एक एक पीढ़ी का साथी इस बात को लेकर के जो है आशावान है और मेहनत कर रहा है और लगातार इस प्रयास में है कि कैसे इस 2027 आए और ये सरकार जो है जिस तरीके से अमन चैन, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई जो चरम पर है वो उसको जो है और अमन चैन बिगाड़ रही है, वो उससे लोगों को जो है निजात मिले और आदरणीय अखिलेश यादव जो 27 में सत्ता पे बैठे, ये हम सबका विजन है। चंचल जी, जैसे कि देखते हैं कि विपक्ष के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, ठीक है, या फिर विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो लालच में पार्टी छोड़ दी है और सत्ता पक्ष में शामिल हो गए। आपके साथ अगर आपको ऑफर मिलता है एक बड़े पद के लिए, तो क्या आप इस पार्टी को छोड़ देंगे? मैंने आपको पहले ही सवाल में अपने कह दिया था कि मैंने कहा वृक्ष कबो ने फल बखे नदीन संचय नीर, पर मारत के कारने जो साधन सारा शरीर था वो नेता धारा शरीर होना चाहिए, कोई लालच ही नहीं है। मैं अपना काम करता हूं और मेरे पास जो अर्निंग आती है, मेरे खर्चे चल जाते हैं, तो मुझे तो पहली बात ना तो कोई ईडी का डर है, ना ही मुझे कोई जो है क्या नाम है कोई पद की लालसा है, क्योंकि मैं जिस पद पे हूं मैं संतुष्ट हूं और मुझे बहुत बड़ा पद है ये, मैं सब बताऊं लोग जानते हैं पहचानते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब हम लोग बात देख लेते हैं तो फिर दिल गदगद हो जाता है, वो किसी पद से बहुत मतलब ज्यादा सुकून मिलने वाला होता है। तो इसलिए मैं जिस पार्टी में हूं, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बेचारे कई महीनों तक नहीं मिल पाते हैं अपने नेताओं से, और वहां पे मिलते हैं तो किस कंडीशन मिलते हैं, लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी का ऐसा दिल है कि जो मिलने जाता है कितने भी गुस्से में हो, एक बार अखिलेश यादव जी के ऊपर नजर डाल देता है, वो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पार्टी में आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं पार्टी से, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं ये अखिलेश जी को नहीं बोलना चाहिए था अपने समर्थकों को, या आपको नहीं बोलना चाहिए था, कभी ऐसा हुआ क्या? देखिए, निश्चित तौर से हम लोगों से गलतियां होती हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा कोई वाकया नहीं आया कि जहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे नेतृत्व देख रहे हैं, जैसे वो सक्रिय राजनीति में हैं, कभी ऐसा वाकया नहीं आया कोई उनके अंदर कमी कोई निकाल पाए। इसीलिए आज भी समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है और लोग इतना ज्यादा अपने नेता को मानते हैं, अखिलेश यादव जी को मानते हैं, इतनी निष्ठा रखते हैं उनके अंदर, तो कहीं से कोई भी कमी आप पाओगे नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बता दो कि उनके अंदर कोई, अगर आपने कोई कमी ढूंढी हो मुझे बता दो, आप एक कोई कमी आप मुझे बता दो कि जो किसी नेता के अंदर जो होने चाहिए उनके अंदर कोई कमी हो, आप भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये सच्चाई है। आपने सुनी होगी चंचल जी कि अपना बेटा काना भी हो तब भी वो ठीक ही लगता है, आपने कुछ ऐसी कहावत है? नहीं, वो कहावत अलग है, लेकिन आप मुझे बताओ, मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं तो इतने करीबी नहीं रही हूँ। नहीं, आप एज अ लीडर, आप देखो एज अ अपोजिशन के लीडर रहे, इस समय हिंदुस्तान की तीसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, आप मुझे कोई अंदर कमी बता दो जो आप सोचो। जिस तरीके से उन्होंने सर्व समाज को लेकर चलने की बात करी, उन्होंने जो डेवलपमेंट्स किए हैं, लोग मतलब आप सोचो कि लोग सोचते हैं कि क्या पिछले जब 12-17 का जो समय था, सिंगल इंजन हमारा था, आज इनका ट्रिपल इंजन है, यहाँ पे नगर निगम भी है, आपका दिल्ली की सरकार भी, यूपी की सरकार भी है, तब भी मैंने कहा कोई एक काम नहीं कर पाए। तो आप सोचो कि जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप तो भ्रष्टाचार आप नहीं कर रहे हो, तो बताओ कोई आपने क्या काम किया है? आप कहते भ्रष्टाचार नहीं करते हम भ्रष्टाचारी लोग नहीं है, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो बताओ काम क्या किया आपने, कहां जा रहा है सारा का सारा पैसा? ये वही सरकार तो डबल ट्रिपल इंजन है, उसके बाद भी नहीं कुछ कर पा रहे हो आप। तो बहुत सारे वाजिब सवाल हैं, और मैं बता दूं कि जो भी आपने 17-22 की बात आपने करी हो, आने वाले समय में लोग आप भी भेजना अपने पत्रकारों को, अपने रिपोर्टर्स को भेजना, आप जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, फ्लैटों में भेज दो आप, कौन सा ऐसा परिवार जो अपने बच्चे की फीस के लिए परेशान है, कौन सा ऐसा फैमिली है जो बाहर जाती है तो उसको डर ना हो कि पता नहीं ना जाने जाति के आधार पे कोई टिप्पणी ना हो जाए, जातिगत हिंसा ना हो जाए, ना जाने कब हम सुबह जा रहे हैं शाम को आ पाए या ना आ पाए। पुलिस देख करके आपने देखा होगा इसी लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी की हत्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे वाकये हैं। तो ये मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में 2027 में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और लोग इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा आशान्वित हैं कि 27 में हमें सरकार बनाना है, और ये जन जन की सरकार होगी और जाति और धर्म से ऊपर उठ के सरकार होगी। चंचल जी, कुछ पर्सनल लाइफ से भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। कभी आपका ऐसा कोई मोमेंट रहा हो जिसको आज भी आप याद करते हैं तो थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है, कुछ ऐसे पल जो आपको बहुत खुशी भी देते हैं, कुछ ऐसे आपके बचपन की कुछ यादें? मैं इलाहाबाद ज्यादा पढ़ने गया, तो मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि मैं IAS बनूं,
अच्छा। और मैं यूनिवर्सिटी का छात्र रहा और मैंने कहा कि मैं 1 में यूनिवर्सिटी पहुंचा था। 2003 में नेताजी का जब पहला कार्यक्रम था, मैं मतलब बहुत पास से नेताजी को देखा था और मैं सच बताऊं तो मेरे मन में ये रहता है कि हम लोग जो पिताजी का सपना था वो नहीं पूरा कर पाया। मैं बस यही रिग्रेट रहता है कि मतलब मैं जो पढ़ने के लिए गया था कि काश वो मैं कर पाता। लेकिन मुझे जब ये लगता है कि मैं जब लोगों की मदद कर पाता हूँ, ऐसे बहुत सारी ऐसी फैमिली आती है जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जिन्होंने कभी लखनऊ न देखा हो तो उसका इलाज लखनऊ के अंदर होता है। अभी एक गौड़ समाज की फैमिली थी, सर्प काट लिया था, वो बेटा उनका वेंटिलेटर पे चला गया था, उनके परिवार के 6-7 लोग आए थे, बस से लोग आए थे और बमुश्किल लोग जो है हम लोग एम्बुलेंस से उनकी व्यवस्था करा के लेके आए थे और जो वेंटिलेटर उनको मिल गया और उनका बेटा ठीक हो गया। 5-6 लोग मतलब रो रहे थे और मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। तो मुझे लगा कि मतलब मैं कितना अच्छा काम किया कि मतलब इनको भर्ती कराया, उनका इलाज करा दिया, इनके बाद व्यवस्थाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर दी, उनको रहने की व्यवस्था कर दी। तो वो मतलब वो मोमेंट मेरे लिए मोमेंट लगा कि मतलब बहुत अच्छा था कि मतलब ये मैं कर पाया। वहीं पे जब मेरे पिताजी के सपने नहीं पूरे हो पाए तो मैंने अपने छोटे भाई को मैंने जो है मैंने सोचा कि जब मेरे पिताजी साइकिल चला करते थे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा, तो मैं अपने भाई को, मेरा भाई जो है काबिल है, मैंने उसको रामजस कॉलेज जो डीयू में नॉर्थ कैंपस है वहां इसमें पढ़ाई कर रहा है वो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी के अधूरे सपने को जो मैं पूरा नहीं कर पाया वो शायद पूरा कर दे। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ में है और ये मुझे लगता है कि पूरा भी कर पाएगा वो। एक जो मेन बात है कि कभी मुझे निश्चित तौर से मैं राजनीति में आया और जो भैया का आशीर्वाद मुझे मिला तो मुझे ये बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ और एक सदस्य हूँ कि इस पद पे भैया ने पहुंचाया है। मैं भैया का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ कि उदास तो नहीं करूंगा, इस बात की गारंटी है। और पूरी तन्मयता के साथ हम लोग पार्टी के विजन को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो दिशा निर्देश हैं उस दिशा निर्देशों पे हम लोग काम करते रहेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, शादीशुदा लाइफ आपकी? जी मैम, एकदम बहुत बढ़िया। मेरी वाइफ मैडम के बीच और आपकी नहीं, देखिए जिस परिवार में नोक झोंक ना हो जहाँ पे तो फिर मनाता कौन है दोनों में से? नहीं, जब भी मौका मिलता है हम दोनों मना लेते हैं। कभी कभी गलतियां होती हैं, अगर देखिए कैसे मनाते हैं, कुछ तरीका खास होता है जिसमें वो मतलब आप जानते नहीं ये चीज की जाए तो हमारी मैडम खुश हो जाएंगी? देखिए निश्चित तौर से मैं ऐसा मानता हूँ कि महिलाओं की तारीफ कर लो वो खुश हो जाती है, तो उनके खाने की तारीफ कर लो। और मैं बता दूं कि मैं जो कुर्ता पैंट पहन पाता हूँ, सच में बताऊं, उससे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, वो नहीं तो आज के जमाने में मतलब कपड़े की धुलाई नेताओं की बहुत मंगी है और वो मेरी पत्नी जो है वो करती हैं और बड़ी ईमानदारी से। और हम लोग नेताओं के एक और लाइफ होती है कि मैं अभी कई सारे हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं। अभी एक दिन मैं एक प्रोग्राम में गया था स्कूल में, तो मेरी बिटिया का प्रोग्राम था, स्कूल में नहीं पहुंच पाया और मैं स्कूल में पहुंचा वहां पे तो मेरी बिटिया शाम को मुझसे पूछी, पापा आप मेरे स्कूल नहीं पहुंचे थे लेकिन आप वहां पे स्कूल पे कार्यक्रम में पहुंचे थे, वार्षिकोत्सव के प्रोग्राम में, एक स्कूल की ओपनिंग थी, वहां पहुंचा था। तो हम लोग की एक जिंदगी ऐसी भी है कि हम लोग अपने बच्चों के स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, अपने परिवार को कम समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन आम जनमानस के लिए समय दे पाते हैं। और मैं कभी इसकी शिकायत नहीं रही, कोई शिकायत नहीं रही, वो सपोर्ट करती है मेरा पूरी तरीके से। एक बात जरूर है कि मैं जो ये करता हूँ इलाज वाला, मुझे सच बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ, मैं 2010-11 से कर रहा हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं मतलब लोगों की मदद करने के लिए मैं उस लायक हूं और लोग मुझे समझते हैं। इस बात का मुझे प्राउड फील है। और मैं क्षेत्र में जब लोग रहते हैं अपने, मैं तकरीबन महीने में 17-18 दिन गांव रहता हूँ, 11-12 दिन लखनऊ में रहता हूँ। जब मैं रहता हूँ गांव में तो लोगों का प्यार से आशीर्वाद मिलता है, इतना प्यार से मिलता है कि मुझे ये लगता है कि जो काम कर रहा हूँ जिम्मेदारी और बढ़ गई है और उस जिम्मेदारियों पे खरा उतरने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। तो इसी बस मुहिम में हम लोग आगे काम कर रहे हैं और कोई ऐसा विजन बड़ा नहीं है कि नहीं हमको ये बन जाना है वो बन जाना है। बस जो लोगों के चेहरे पे स्माइल मिलती है वही सबसे बड़ा विजन है, उससे खुशी मिलती है। एक मुद्दा और बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई ड्रम में काट के रख दे रहा है, कोई सूटकेस में, कोई जला दे रहा है। ये जो मुद्दा कभी आपने मैडम के सामने जिक्र किया कि भाई बड़ा डर लग रहा है आज के टाइम पर, तो मतलब जो उत्तर प्रदेश के पति बड़े खौफ में जी रहे हैं। नहीं, हाँ, निश्चित तौर से आज के समय सोशल मीडिया पे तो खौफ में लोग, तो ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। अभी देखा आपने कि वो इस सर से डस करके जो है घटना आई थी, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और कभी कभी हंसी मजाक होता है। हाँ, कभी कभी हंसी मजाक होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई खौफ नहीं है क्योंकि आप लोग मीडिया में चलाते हो इसलिए हर आदमी हंसी मजाक में लेता है। आजकल बहुत सारी मिमिक्री बन रही है, बहुत सारे चुटकुले भी बन रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बस आप समझिए कि ये जरूर होना चाहिए कि विश्वास होना चाहिए,
पति पत्नी परिवार में आपको एक दूसरे को विश्वास करना चाहिए। वो रिश्ते की जो मजबूती की नींव है, सबसे बड़ी नींव यही है। अगर जहां पे विश्वास नहीं है, वहीं पर ये सारी समस्याएं आती हैं, ये सारी दिक्कतें आती हैं। और बाकी कमियां तो मैं कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है। मैं एक बात जरूर कहता हूं, कभी ऐसा लगता है कि गलत तो हर कोई है, सही मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं कम गलत हूं। बस इन्हीं सब बातों में मैं अपनी बात को मतलब आगे जिंदगी बढ़ती चली जाती है। गलत तो हर कोई है, सही मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं कम गलत हूं। तो प्रयास आदमी को करना चाहिए, गलती ना हो। ओके सर, तो रैपिड फायर सवाल हमारे कुछ हैं। सबसे ईमानदार नेता अखिलेश यादव को छोड़कर? मेरी नजर में तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप समाजवादी परिवार, आदरणीय अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय नेताजी, हमारे डिंपल भाभी जी, समाजवादी परिवार से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। ओके, सबसे भ्रष्ट नेता? आज की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट है, सबसे भ्रष्ट है। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात करें तो इसमें दोनों में सबसे भ्रष्ट कौन है? मुखिया कोई भ्रष्ट कह सकते हैं आप, मुखिया और दोनों लोग मुखिया हैं। क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई, चंदा लो धंधा लो। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में इस बात की भी चर्चा हुई कि जहां पर कोविड में जब लोगों की दुश्वारियां थी, वैक्सीनेशन में भी घोटाला किया, वो वैक्सीनेशन में चंदे खाए। आपने देखा होगा जो स्लॉटर हाउस से चंदा खाने वाली पार्टी कौन है? बीजेपी है। आप जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं चंदा खाने कौन पार्टी? बीजेपी है। तो बताओ सबसे बड़ा भ्रष्ट कौन है? जो लोग जहां पे गाय को माता मानते हैं और उस कंपनियों से चंदा खाते हैं, जो कंपनियां जो है जो काम कर रही हैं। जात धर्म पर राजनीति करने वाला नेता? नेता अगर हम बात करें तो बीजेपी के अधिकतर नेता हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है कि आपको जाति धर्म की लड़ाई लड़नी है, बांटो और राज करो की ही पिच पे खेलना है। ओके, सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी? 2012 से 17 की सरकार रही अखिलेश यादव जी की। और दूसरी जो हमारे श्रद्धेय नेताजी रहे, जो किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की जो है समाजवादी सरकार रही। आने वाले समय में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? आने वाले समय में अगर हम बात करें, अभी तो 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2029 में बड़ी जीत होगी। 2029 में निश्चित तौर से समाजवादियों का एक सपना है, समाजवादियों का, कि कम से कम समाजवादी कोई आदमी व्यक्ति बैठे जो जिसके अंदर सारी खूबी है, जिसके अंदर देश को लीड करने की खूबी है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी है। सबसे अच्छा प्रवक्ता? सबसे अच्छा प्रवक्ता मैं मानता हूं हमारी समाजवादी पार्टी में अगर सबसे अच्छा बेस्ट प्रवक्ता है तो हमारे राजकुमार भाटी जी हैं। आप खुद को क्यों नहीं मानते? अब मैं सीख रहा हूँ, भी बहुत सारी चीजें उनसे सीखता हूँ बहुत। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आगाज टाइम के मंच पर आकर अपनी बात रखने के लिए, इतनी प्रखरता से पार्टी की बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत धन्यवाद।